Good afternoon, ma'am. 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 हाँ जी बच्चे, कल वाले पोर्शन से मैं आपको एक दो पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ। हालांकि ये पोर्शन हमने रिपीट कर लिया था, फिर भी एक बार मैं ना दो को, मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा, सो एक दो पॉइंट यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चे, ये हमारे पास प्रोसेस है स्पोरोजेनेसिस का और ये गमेटोजेनेसिस का। स्पोर बनाने के लिए न्यूसेलस का एक सेल अपने आप को मदर सेल के तौर पे पेश करेगा। क्या सेल है ये माइक्रोपाइलर सेल है, हाइपोडर्मल न्यूसेलर सेल है, यानी कि माइक्रोपाइलर पोजीशन पे पड़ा हुआ एक न्यूसेलस का सेल है जो सरफेस से थोड़ा नीचे है, तो हाइपोडर्मल बोलेंगे। इसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इसके भी पेरेंट सेल का नाम क्या है? आर्किस्पोरियल सेल। और ये मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर को बनाएगा। 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक जिंदा रहेगा, अंदर वाला, चलाजा वाला, और बाहर वाले 3 मर जाएंगे। एक जो जिंदा रहेगा, ये डेवलपमेंट को, ऐसी कंडीशन को मोनोस्पोरिक कंडीशन कहते हैं। और अगर एक ही जिंदा रहा है तो सारी आगे की ड्यूटी इसी की है। सो इट विल अंडरगो 3 राउंड ऑफ माइटोसिस। पहली माइटोसिस में इसके न्यूक्लियाई 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, और फिर एक अपने आप को अरेंज करके एक ब्यूटीफुल एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, जो हमने यहाँ डिटेल में सीखा था। ठीक है जी। सो मैं आपको बेसिकली जो बताना चाहती हूँ वो सुनो। आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि अगर ये 3 राउंड ऑफ माइटोसिस करता है तो माइटोसिस में तो सेल भी डिवाइड करता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, पर बेटा इसका तो सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, सेल तो नहीं डिवाइड कर रहा। वो तो पहले भी एक था और एंड में भी एक है। इसका मतलब ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। ये माइटोसिस का एक खास टाइप है जिसमें सेल नहीं डिवाइड करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पहले भी एक सेल था, एंड में भी एक ही सेल है, साइज में बड़ा हो चुका है ऑफ कोर्स, पर सेल तो एक ही है ना, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। हम इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। 3 राउंड ऑफ माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये जो 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ये अपने आप को बहुत अच्छे से अरेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से 3 न्यूक्लियाई अपने आप को माइक्रोपाइलर एंड पे ले जाएंगे और 3 न्यूक्लियाई अपने आप को चलाजल एंड पे एस्टैब्लिश कर लेंगे। जिन्होंने माइक्रोपाइलर एंड पे एस्टैब्लिश किया वो अपने अराउंड वॉल बनाएंगे, सेल बन जाएंगे, और आप जानते हो कि इसमें से एक एग होगा और 2 सिनर्जिड होंगे। और जो चलाजा की तरफ एस्टैब्लिश हुए हैं वो न्यूक्लियाई भी वॉल बना लेंगे, सेल बन जाएंगे, और आपको पता है कि वो एंटीपोडल सेल हैं। 2 न्यूक्लियाई अपने आप को बीच में लटका देंगे और इनका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई, यानी एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गई एम्ब्रियो सैक। क्योंकि एक ही स्पोर ने बनाई है तो हम इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं, और ये पॉलीगोनम में पहली बार डिस्कवर किया गया था। कभी कभी 2 स्पोर भी बचते हैं, कभी कभी 4 भी बच जाते हैं, यानी बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक कंडीशन भी हो सकती है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस स्लाइड में बेसिकली मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने स्लाइड को दोबारा दिखाया है कि पहले तो आप मदर सेल के कैरेक्टर को समझो। मदर सेल माइक्रोपाइलर एंड पे पड़ा हुआ हाइपोडर्मल न्यूसेलर सेल होता है, और मदर सेल का भी जो मदर सेल है, यानी इसका भी जो पेरेंटल सेल होगा, उसको आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, सो इसका मतलब ये डिवाइड करने वाला है, होगी डिवीजन। 4 मेगास्पोर बने, एक जिंदा रहेगा।
आपने देखा ये मेल पार्ट से कितना डिफरेंट है, वहां तो ढेर सारे मदर सेल थे, ढेर सारे टेट्राड थे, सारे जिंदा थे। यहाँ एक ही मदर सेल है, 4 मेगास्पोर है और एक ही जिंदा रहेगा। वहां ढेर सारे मदर सेल थे, ढेर सारे माइक्रोस्पोर थे और सारे जिंदा। और एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, वहां पे टेट्राड के ब्यूटीफुल डिजाइन होते हैं, आइसोबिलेटरल, डेकासेट, टी शेप। यहाँ एक ही डिजाइन है, लीनियर। जो मेगास्पोर बचेगा सारी ड्यूटी उसकी है, इट विल अंडरगो 3 राउंड ऑफ माइटोसिस। रिमेंबर, ये माइटोसिस में सेल नहीं डिवाइड करता, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक न्यूक्लियाई इस तरफ, एक इस तरफ चला जाएगा, दोबारा डिवीजन होगी तो 4 हो जाएंगे, दोबारा डिवीजन होगी तो 8 हो जाएंगे। They will arrange themselves beautifully to form the embryo sac. This is monosporic embryo sac और polygonum type of embryo sac. कभी कभी 2 स्पोर भी बचते हैं, बाइस्पोरिक, चारों भी बच जाते हैं, टेट्रास्पोरिक, but that's not a part of your syllabus. Another portion, ये मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन है, ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है, जहां यहाँ पे बहुत कार्पल और फ्यूज्ड हैं, यहाँ बहुत कार्पल और फ्री हैं। यू नो, दिस इज एडवांस्ड कंडीशन, दिस इज प्रिमिटिव कंडीशन। याद करना आज के बाद, ये पेपेवर की फोटो है और ये बहुत पुराने एंजियो माइकेलिया की फोटो है, एंड दिस इज द स्पेशल केस। ये भी फ्यूजन वाला केस है, ये भी पेंटाकार्पिलरी सिन कार्पस है, पर फ्यूजन टिप से लेकर टो तक नहीं है जैसे यहाँ पे थी। स्टिग्मा आपस में फ्यूज्ड नहीं है, बाकी नीचे सारा कुछ फ्यूज्ड है। ओवरी फ्यूज्ड है, स्टाइल फ्यूज्ड है, लेकिन स्टिग्मा फ्यूज नहीं है। सो दिस इज अ स्पेशल एक्सेप्शनल केस जो आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगा। नाउ डोंट लुक एट द स्क्रीन, देखो अपने आप में आप सोचो, अगर आपको आ जाए कि मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस एग्जांपल का कोई एग्जांपल दो, पेपेवर। मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस का मकेलिया। एपोकार्पस पुराना फीचर होता है और चाइना रोज स्पेशल केस है जिसमें होती तो सिन कार्पस कंडीशन है, पर टिप से टो तक फ्यूजन नहीं होता। स्टिग्मा आपस में फ्यूज नहीं करते, बाकी सब आपस में फ्यूज्ड है। सारे जने ऑब्जर्व करो, जस्ट लुक एट मी। ये मेरे पास ओव्यूल का मुंह है, देख रहे हो, इधर देखो, ये ओव्यूल का मुंह है। एक ओव्यूल ऐसा होता है जिसमें मुंह ऊपर की तरफ होता है, एक ओव्यूल ऐसा होता है जिसमें मुंह 90 डिग्री पे घूमा है, एक ओव्यूल ऐसा होता है जिसमें मुंह 180 डिग्री पे घूमा है, और एक ऐसा जो जहां वो 360 डिग्री पे घूमा है। ये होते हैं 4 टाइप के ओव्यूल, एक में मुंह ऊपर है, एक में 90 डिग्री पे, एक में 180 डिग्री पे और एक में 360 डिग्री पे। जो 360 वाला केस है उसके आजू बाजू मेरी बाजू लपेटी गई है, ऐसे ही यहाँ फनिकल एक तरफ लपेटी जाएगी। सो यहाँ मुंह ऊपर है, यहाँ 90 डिग्री पे घूमा है, यहाँ 180 डिग्री पे घूमा है और यहाँ 360 डिग्री पे, नतीजा फनिकल इसके एक तरफ लिपट गई है। ये सबसे कॉमन ओव्यूल है एंजियो का, जिसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, और ये 82% एंजियो में देखने को मिलेगा। समझ गए हो, ये सबसे कॉमन। और जब मैं कह रही हूँ जी ये सबसे कॉमन है, इसका मतलब बाकी भी देखने को मिलते हैं। सो ये ओव्यूल पॉलीगोनम में, ये बटरकप में और ये कैक्टस में देखने को मिलेगा। हैव अ लुक। क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर आना चाहिए। चलो ध्यान से सुनो फिर। ये 4 टाइप के ओव्यूल हैं। यहाँ ओव्यूल अपने फनिकल के ऊपर घूमता है, अगर उसका मुंह ऊपर की तरफ है ऑर्थोट्रोपस, 90 डिग्री पे घूमा है हेमी एनाट्रोपस, 180 डिग्री पे घूमा है एनाट्रोपस और 360 डिग्री पे घूमा है तो सर्सिनोट्रोपस। याद रखो ये सबसे कॉमन है और बाकी भी देखने को मिलेंगे एंजियो में। पॉलीगोनम, बटरकप और कैक्टस इसकी एग्जाम्पल है। और एक पोर्शन ऐसा आता है जिसमें मैंने कभी कभी देखा कि आप लोग रट्टे मारने लग जाते हो। बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, सामने चीज दिखाई दे रही है तो रट्टा क्यों मारना है आपने। यहाँ लिखा है माइक्रोपाइल चलाजा और फनिकल स्ट्रेट लाइन में है, तो वो तो दिख रहे हैं, ये देखो माइक्रोपाइल चलाजा और फनिकल, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ बोलोगे माइक्रोपाइल और हाइलम पास पास हैं, यहाँ बोलोगे माइक्रोपाइल और चलाजा ट्रांसवर्स लाइन में है। सो मैं सम अप कर रही हूँ। फर्स्ट केस में माइक्रोपाइल चलाजा एंड फनिकल, दे आर इन स्ट्रेट लाइन।
यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड हाइलम आर नियर बाय, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड चलाजा दे आर इन ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है जी। सो ये 4 टाइप के ओव्यूल है, लेकिन 2 ओव्यूल मैंने अलग से बनाए थे। मैंने रीजन भी आप लोगों को बताया था कि ऐसा क्यों। इधर देखो सारे जने, अभी तक मैं इस ओव्यूल को डंडी पे घुमा रही थी, फनिकल पे घुमा रही थी, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, किस पे घुमा रही थी? फनिकल पे। अब फनिकल को भूल जाओ, अब ओव्यूल अपने ही एक्सिस पे बेंड करेगा। अगर वो यहां तक बेंड करे, कंपाइलोट्रोपस, अगर वो पूरा ही बेंड कर जाए, एम्फीट्रोपस, और अगर पूरा बेंड करेगा तो बुरी तरह से बेंड हो जाएगा, फिर अंदर की चीजें भी बेंड कर जाएंगी, एम्ब्रियो सैक भी बेंड कर जाएगा। ये पता किसके बराबर है दोनों? इमेजिन करो, आप सीधे खड़े हो, आप आगे बेंड हो गए, एक पोजीशन ऐसी जिसमें अपने अपने घुटनों तक बेंड करें, ठीक है, कंपाइलोट्रोपस, और एक ऐसी आप जिसमें आप पूरा ही बेंड करके पैरों को हाथ लगा रहे हो, वो हो गया एम्फीट्रोपस। तो यहाँ पे बेंड होके सिर्फ घुटनों को टच करा, और यहाँ पे पूरा बेंड होके पैरों को टच कर रहे हो। सो दिस इज कंप्लीट बेंडिंग। अभी इतनी बुरी तरह से बेंड करेंगे तो फिर अंदर की चीजें तो अपने आप ही बेंड होती हैं। सो एम्ब्रियो सैक भी बेंड होके हॉर्स शू शेप का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्विस्ट कर गए। सो हम इसको एम्फीट्रोपस बोलते हैं। एम्फी मतलब दोनों। ये सरसों और मटर की फैमिली में और ये पॉपी में देखने को मिलेगा। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पे एक बार दोबारा लास्ट में बता रही हूँ फॉर यू कि ये दोनों केसेस में वो फनिकल पे नहीं घूम रहा, जस्ट फॉरगेट अबाउट फनिकल, वो अपने ही एक्सेस पे बेंड हो रहा है। अगर यहाँ तक बेंड करे कंपाइलो, पूरा बेंड कर जाए, है ना, फिर तो बुरी तरह से बेंड कर गया एम्फी। इसमें एम्ब्रियो सैक भी अंदर से पलट जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है। कंपाइलो का एक और फीचर आप लोगों को दिख रहा होगा कि माइक्रोपाइल थोड़ी सी बीक लाइक होती है, बाहर को निकली होती है। ये सरसों और मटर की फैमिली में और ये पॉपी में देखने को मिलेगा। ये बच्चे डंडी है, फनिकल है, और यहां से कभी कभी एक कॉलर लाइक आउटग्रोथ निकलती है जो कि तीसरी इंटेगुमेंट के बराबर मानी जाती है, बोलते हैं एरिल। कभी कभी एरिल फ्लैशी होके खाने के लायक हो जाती है, जैसे लीची। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ एरिल इज नटमेग, जायफल, जवित्री। इसमें ना ये मतलब एक तरीके से कह लो कि 2 अलग केसेस हैं, स्पेशल केसेस होते हैं एरिल और करंकल के। तो ऐसे ही आपने याद करना। मैं पूछती हूँ, देखो आपको याद हो गया, एरिल कहाँ होता है? पहले यहीं से शुरू करते हैं, लीची और नटमेग में। ओके, एरिल है क्या? ये एक्सटेंशन है जो डंडी से निकला हुआ है, और ये एक्सटेंशन कॉलर लाइक है। जैसे हमारा कॉलर है शर्ट का, है ना, पूरी नेक के अराउंड घूम जाता है, ये पूरे ओव्यूल के अराउंड घूम जाता है। किसके बराबर मानेंगे? थर्ड इंटेगुमेंट के बराबर। और ये फ्लैशी होके खाने के लायक हो सकती है, एग्जाम्पल लीची। और एरियल आपको कहाँ देखने को मिलता है? नटमेग में। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ है, जैसे वहां फनिकल से एक्सटेंशन निकला था, यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट का एक्सटेंशन है, और उस स्पॉन्जी स्ट्रक्चर का नाम होता है कैरंकल, और ये पोर को कवर करके रखता है। इधर देखो, ये पोर के ऊपर है, दोबारा सुनो, किसके ऊपर है? पोर, माइक्रोपाइल के ऊपर है, ऐसे लगा हुआ है कैप सा। किसने बनाया? बाहर की इंटेगुमेंट ने। कैसा टेक्सचर है इसका? स्पॉन्जी। तो देखने को तो ऐसे लगेगा भाई इसने तो नुकसान कर दिया, इसने तो पोर ही बंद कर दिया। बंद नहीं किया, ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेल्प कर रहा है। जैसे स्पॉन्ज पानी में डुबो के बाहर निकालो तो पानी से भर जाती है, ऐसे ही ये आजू बाजू से पानी पकड़ेगा और इस पोर के अंदर डाल देगा। इसका मतलब ये इसको ब्लॉक नहीं कर रहा, उसको असिस्ट कर रहा है। और मोर ओवर इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। चींटियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं, वो इस सीड के पास पहुंच जाती हैं, बस इसको पकड़ के इधर उधर करती रहती हैं, और सीड का बड़े अच्छे से डिस्पर्सल होता रहता है। ये कैस्टर का सीड है। चैप्टर के एंड में आपको कैस्टर का सीड डिटेल में कराया जाएगा। फिलहाल याद रखना कि जैसे लीफ के ऊपर वेन्स होती है ना, ऐसे यहाँ सीड के ऊपर वेन्स होती हैं। और कैस्टर का बोटेनिकल नाम रिसिनस है, फैमिली यूफॉर्बिएसी। हैव अ लुक।
ठीक है बच्चे। सो एक क्लास कंपैरिजन करा रही हूँ, एक एरियल है एक करंकल है, ठीक है, ध्यान से देखना आप। एरियल जो है ये फनिकल का एक्सटेंशन है, ये बच्चे आउटर इंटेगुमेंट का एक्सटेंशन है, ये कॉलर लाइक होता है, ये स्पॉन्ज लाइक होता है, समझ गए, ये फ्लैशी होके खाने के लायक हो सकता है, और ये बच्चे पोर को कवर करता है, पोर को ब्लॉक नहीं कर रहा, उसकी मदद कर रहा है, बाहर से पानी वानी खींच के पोर में डालेगा, मोर ओवर शुगरी सब्सटेंस रिलीज करेगा, जिससे ये दाने चींटी अट्रैक्ट होके इन दानों को इधर उधर करेगी, यानी कि सीड का डिस्पर्सल होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले ना आप लोगों को मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। पेन नहीं चलाना, आज के टॉपिक में पेन बिल्कुल नहीं चलाना जब तक मैं नहीं बोलती। बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं आज लिखने वाला, बहुत थोड़ा पोर्शन है, अभी स्लाइड दिखाऊंगी आपको, बस वही लिखनी है आज आपने। चलो सुनो, मैं कुछ बनाती हूँ, देखना सारे जने। ये साइनर्जिड है, माइक्रोपाइल की तरफ साइनर्जिड के आपको सेलुलर थिकनिंग्स देखने को मिलेंगी, जिनका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, दे आर अ काइंड ऑफ थिकनिंग्स, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे न्यूक्लियस होगा और इसके भी नीचे वैक्यूल होगी और एक कोने पे ऐसे करके लेटरल हुक होगी, ठीक है। तो सम अप कर रही हूँ, सनर्जिड बन के तैयार हो गया। सनर्जिड में क्या है, इमेजिन करो, फोटो उसकी दिमाग में बनाओ। माइक्रोपाइल की तरफ फिलीफॉर्म अपरेटस है, चलाजा की तरफ जो है वैक्यूल होती है, बीच में न्यूक्लियस है और साइड पे एक हुक है। हुक हम नहीं बनाते क्योंकि हुक का फंक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो 1 मिनट के लिए हुक को है ना मिटा देते हैं। सनर्जिड ऐसा हो गया, सिंपल सा सनर्जिड है। कितने होते हैं, 2, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ एक ही करेगा। सनर्जिड क्या करता, क्या है ये सनर्जिड का रोल बहुत ज्यादा है बच्चे। पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ गाइड करना, पोलन ट्यूब को एंट्री देना और पोलन ट्यूब को बस्ट करने की जगह देना, ये सब सनर्जिड के रोल है, ठीक है। प्रोसेस बता रही हूँ, देखना सारे जने। ये पोलन ट्यूब आई, अट्रैक्ट हुई, कोई खींच रहा है इसको अपनी तरफ, फिर गाइड भी कर रहा है कि इधर से आओ, हाँ, तो कोई है जो इसको अट्रैक्ट और गाइड कर रहा है, ये है फिलीफॉर्म अपरेटस। इससे केमिकल निकले हैं जिसने इसको अट्रैक्ट भी करा है, गाइड भी करा है। हो गई अट्रैक्शन, हो गई गाइडेंस। चलो जी, पोलन ट्यूब अंदर आ गई। अब पोलन ट्यूब जब अंदर आती है ना तो बहुत जोर के झटका मारती है, इतना झटका कि वो एग को, एम्ब्रियो सैक को डैमेज कर सकता है, पर ये होगा नहीं क्योंकि सनर्जिड इस झटके को बर्दाश्त करेगा, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा। सो पोलन ट्यूब अट्रैक्ट हुई, पोलन ट्यूब गाइड हुई, पोलन ट्यूब ने एंट्री ली और उसके झटके को बर्दाश्त कर लिया गया। अब रह क्या गया, पोलन ट्यूब आ चुकी है, अब उसको फटने की जगह देनी है ताकि वो अपने मेल गमीट को रिलीज कर सके, तो ये सनर्जिड ही उसको फटने की जगह देगा। पोलन ट्यूब अंदर आते ही फट जाएगी और उसके मेल गमीट जो हैं वो बेटा जी रिलीज हो जाएंगे। बाय द टाइम ये सनर्जिड डिस्ट्रॉय हो चुका होगा क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। सो आई सम इट अप। अब जितना भी मैंने पढ़ाया मैं एक बार बोल रही हूँ, एग के आजू बाजू 2 सनर्जिड हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं, इनको हेल्पर या कोऑपरेटिव सेल कहते हैं, पर एक ही काम करेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम करने वाला है, क्योंकि जो फंक्शनल सनर्जिड होगा वो थोड़ा थोड़ा डीजेनरेटेड होगा। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये टूटा हुआ है, टूटा नहीं है, ये लिटिल बिट ऑफ डीजनरेशन है। ये बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है क्योंकि ऐसे हल्का हल्का खुद को तोड़ेगा ना तो बहुत सारे केमिकल रिलीज कर पाएगा और फिर पोलन ट्यूब को बड़े अच्छे से खींच पाएगा। सो एक सनर्जिड पूरा इंटैक्ट है, बस समझ लो कि वो काम का नहीं है। जिसने हल्का हल्का खुद को तोड़ा हुआ है ना वही काम कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है, पोलन ट्यूब को खींच रहा है और पोलन ट्यूब खींच के अट्रैक्ट होके आएगी और पोलन ट्यूब एंट्री ले लेगी। इस काम में बहुत बड़ा रोल फिलीफॉर्म एपरेटस का है।
फिलीफॉर्म अपरेटस से वो केमिकल निकले हैं जिन्होंने इसको अट्रैक्ट और गाइड किया। चलो आ गई पोलन ट्यूब, अब जब आएगी तो जोर के झटका मारेगी, सनर्जिड उस झटके को बर्दाश्त करेगा और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करेगा, और फिर पोलन ट्यूब आके फट जाएगी, अपने मेल गमीट को रिलीज कर देगी बाय द टाइम सनर्जिड डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। इसका मतलब पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, गाइड करना, एंटर करवाना, उसको फटने की जगह देना, ये सब सनर्जिड के रोल है। सनर्जिड बाहर से खाना खींच के भी अंदर देते हैं, हालांकि कई साइंटिस्ट एंटीपोडल का भी ये रोल मानते हैं कि उन्होंने बाहर से खाना पकड़ के अंदर दिया है विद द हेल्प ऑफ हस्टोरिया, पर वहां पक्का नहीं है। इनका तो 100% पक्का है, ये न्यूसेलस से फूड पकड़ के अंदर देते हैं। बेटे बताओ, इतना मजेदार काम है इनका, ये तो काम ही बड़े कर रहे हैं। खाना ये खींच के देते हैं, शॉक ये एब्जॉर्ब करते हैं, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट, गाइड, एंट्री ये करवाते हैं, पोलन ट्यूब फटने की जगह ये देते हैं। पहचान करनी सीखो कि कौन सा सनर्जिड काम करेगा, क्योंकि दो होते हैं। जो काम करता है ना वो शुरू से ही आपको, है ना, जैसे पोलन ट्यूब आ रही होगी ना, वो टूटा टूटा सा नजर आएगा, वो केमिकल सेक्रेट कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। जो बिल्कुल इंटैक्ट है, इसका मतलब वो पोलन ट्यूब काम नहीं करेगा, वो सनर्जिड काम नहीं करेगा। जैसे ही पोलन ट्यूब आके अंदर बर्स्ट हो जाएगी, ये सनर्जिड पूरी तरह से डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसका काम फिनिश हो गया। ठीक है जी, ये देखो जी, आगे पोलन ट्यूब अंदर फट गई, अपने मेल गमीट रिलीज कर दिए। अब एक मेल गमीट एग से फ्यूज करेगा और एक मेल गमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। दोनों मेल गमीट काम के थे, मैं आपको परसों से ही बता रही हूँ, दोनों मेल गमीट काम करते हैं, है ना। सो दोनों काम कर रहे थे, दोनों काम करेंगे। एग के साथ फ्यूजन, एक का पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन। जिसका एग के साथ फ्यूजन होगा वो जाइगोट बनाएगा, और ये है असली फर्टिलाइजेशन। और जिसका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होगा वो पैक बनाएगा, ये है नकली फर्टिलाइजेशन। समझ गए? सो दो गमीट है, एक असली फर्टिलाइजेशन करेगा, एक नकली फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका मतलब यहाँ तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यस, दिस इज एन इवेंट विच इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये एग के साथ फ्यूज करने वाला ये असली फर्टिलाइजेशन है, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने वाला नकली। आप कहोगे भाई पोलर न्यूक्लियाई तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है मोस्टली, तो उसके साथ फ्यूज कर जाएगा। n प्लस n इज इक्वल टू 2n, पर n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n। यहाँ प्रोडक्ट बनती है असली फर्टिलाइजेशन की जाइगोट, और नकली फर्टिलाइजेशन की प्रोडक्ट बनेगी पैक। ये डिप्लॉयड है, ये ट्रिप्लॉयड है, दोनों इकट्ठे बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और फिर आगे चल के ये डेवलप कर जाएंगे। ये डेवलप करके बनेगा एम्ब्रियो, और ये डेवलप करके बनेगा एंडोस्पर्म। ये फूड है जो इसकी डेवलपमेंट के काम आएगा। आपने ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों ने देखना है, क्योंकि जो बनाना है वो मैं स्लाइड अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। पहले ये देखो। सो दो मेल गमीट आए, एक एग से फ्यूज करा, एक पोलर न्यूक्लियाई से। जो एग वाला है वो असली फर्टिलाइजेशन है, जो पोलर न्यूक्लियाई वाला है वो नकली फर्टिलाइजेशन है। असली फर्टिलाइजेशन की प्रोडक्ट डबल डिप्लॉयड होगी, और नकली फर्टिलाइजेशन की प्रोडक्ट ट्रिप्लॉयड होगी। n+2n है ना। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, और पैक डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाएगा। इट्स अ फूड जो इसकी डेवलपमेंट के काम आएगा। समझ गए हो? सो ये प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। इसको गिगनार्ड और नवास्चिन ने डिस्कवर किया था। पौधों का नाम है लीलियम और फ्रिटिलेरिया। सो जो आज हमने प्रोसेस पढ़ा, जो एनजीओ की खासियत मानी जाती है, इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी इन दोनों पौधों में। हालांकि असली फर्टिलाइजेशन पहले से डिस्कवर हो चुकी थी, और वो किसने डिस्कवर करी थी? स्ट्रॉसबर्गर ने। तो इन दोनों ने ढूंढी है डबल फर्टिलाइजेशन, पर इनको फायदा क्या मिला कि इनको इस फर्टिलाइजेशन के, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बारे में पहले से पता है। ये बेटे तो ये तो हमें सदियों से पता है कि असली फर्टिलाइजेशन क्या होती है। ये स्ट्रॉसबर्गर ने, ये देख लो सारे जने, ये असली फर्टिलाइजेशन है, ये नकली फर्टिलाइजेशन है। इसमें जाइगोट बनेगा, इसमें पैक बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, पैक एंडोस्पर्म को बनाएगा। नकली फर्टिलाइजेशन को सूडो फर्टिलाइजेशन,
ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट एज ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। अब दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ। बनाने बच्चे लक्षिता, कौनिका। Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और आज का सेकंड और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कुछ नहीं लिखना आपने इसमें, सिर्फ मुझे सुनना है, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट आपको सुनना पड़ेगा, बिकॉज हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो, ये पॉलन आके गिरा। जब ये पॉलन आके स्टिग्मा पे गिरता है तो फिर आपको पता है जर्मिनेट, अगर ये राइट टाइप का पॉलन है तो ये जर्मिनेट होके यहाँ से पास होता 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 ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, एग तक पहुंच जाएगा। ये तो बड़ी बेसिक चीज है जो आप लोग शुरू से जानते हो कि पॉलन ग्रेन जब गिरेगा तो एक पॉलन ट्यूब बनेगी, वो गैमीट्स को लेके जाएगी, ये एंड तक पहुंचेंगे और एग को फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के सेकंड और लास्ट पार्ट में हमने यही सीखना है कि ये प्रोसेस, ये सफर जो है
ये कैसे तय होता है, ठीक है। सी, इस पूरे सफर को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे गिरने से लेके एंड तक पहुंचने तक का जो पूरा सफर है, इसको पीपीआई बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। पोलन अक्सर आप देखोगे जब इसके ऊपर गिरेगा तो पोलन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। या तो पोलन एक्सेप्ट हो जाएगा अगर वो राइट टाइप का हुआ, या वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ। आप मुझे बताओगे ये कैसे पॉसिबल है, हैंड रेज करके, ये कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि पोलन राइट है कि रॉन्ग है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है? शाबाश लक्षिता। मैम हमने पढ़ा था कि पोलन के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है प्रोटीन की, जो टेपिटम बनाता है, जिससे वो कंपैटिबल है या नहीं वो पिस्टल को पता लग जाता है। शाबाश। और कोई? हर्षदीप। मैम पोलन के सरफेस पे मैम टेपिटम एक लेयर बना देता है कंपैटिबल इनकम्पैटिबल प्रोटीन्स की, जिससे मैम पिस्टल को पता चल जाता है। ओके बच्चे, ओके जी, गुड। एंजल। मैम पोलन में टेपिटम की उसके ऊपर लेयर बन जाती है जो जिससे पता लग जाता है कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। सो आई थिंक सबको इसका आंसर पता है ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स को मैच करा के देखा जाता है। ये प्रोटीन्स अगर मैच कर गई, राइट टाइप का है एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं मैच करी तो रॉन्ग टाइप का है रिजेक्ट हो जाएगा। ये प्रोटीन दोनों पे होती हैं, इनको कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन कहते हैं, और ये सबको आता है, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, अब मैं सिर्फ एनसीईआरटी बोल के दिखाती हूँ, सुनना इसको। कहते जब पोलन इसके ऊपर आके लैंड करेगा, देन देयर इज कंटिन्यूअस डायलॉग between the pollen and the stigma. This dialogue is mediated with the help of certain chemical known as compatibility incompatibility protein. समझ गए ना? So वही बात है कि जब ये लैंड करेगा तो इनके बीच में बातचीत होगी, they will try to recognize each other, और इस recognition में कुछ प्रोटीन्स हेल्प करती हैं जो दोनों के ऊपर होती हैं। compatibility incompatibility protein अगर मैच कर गई तो राइट है एक्सेप्ट हो जाएगा, मैच ना करी तो रॉन्ग पोलन है रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो मैच कर गई, एक्सेप्ट हो गया, और आपको पता है कि अक्सर जब पोलन इसके ऊपर आके गिरता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है, पता है ना आपको। 60% के करीब केसेस में पोलन 2 सेल्ड स्टेज पे निकला था, तो जब वो लैंड भी करेगा तो 2 सेल्ड स्टेज पे ही होगा। पर बच्चे जैसे ही वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा स्टिग्मा के ऊपर, वो 3 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा। लेकिन अगर वो शुरू में ही 3 सेल्ड स्टेज पे था तो ऑटोमेटिकली ये स्टेप नहीं होगा। सो बात बड़ी सिंपल है कि वो गिरा है। अब अगर तो वो 2 सेल्ड पे है, फिर तो आपको पता है एक डिवीजन बाकी है, अब वो हो जाएगी, स्टिग्मा के ऊपर ही हो जाएगी, स्टिग्मा से पास होते होते हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सारे काम मुका के खत्म करके ही बाहर आया हुआ था तो ये स्टेप नहीं होगा, ठीक है जी। सो 2 सेल्ड पे था तो 3 सेल्ड हो जाएगा व्हाइल पासिंग थ्रू स्टिग्मा, और पोलन की जर्मिनेशन हो चुकी है। ध्यान देना, पोलन की जर्मिनेशन कैसे होती है। नाउ इट विल कवर मेनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर असाइनमेंट। सी, ये पोलन का जर्मिनेशन हो रहा है बेटे। पोलन जब जर्मिनेट करता है तो उस जगह से जर्मिनेट करता है जहां एग्जाइन एब्सेंट था। आपको पता है कि जो ट्यूब बाहर आएगी इसको पोलन ट्यूब कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो पोलन ट्यूब है ये हमेशा अपनी टिप से ग्रो करता है, और इसका टिप से, जैसे हमारे बाल हैं वो तो बेस से ग्रो करते हैं, ये टिप से ग्रो करता है, और कुछ केमिकल इसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। धीरे धीरे आपको वो केमिकल्स पता चल जाएंगे जो इसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सो पोलन ट्यूब की ग्रोथ एपिकल भी है, कीमोट्रॉपिक भी है, यानी टिप से ग्रो करेगा और केमिकल की हेल्प से ग्रो करेगा, ठीक है। पोलन ट्यूब बाहर आ गई, कहां से आई? जहां एक्साइन एब्सेंट था। पर आपने सोचा कि इसको किसने बनाया? किसने बनाया इस पोलन ट्यूब को? एकदम से वो बैठा, एक्सेप्ट हुआ और एक ट्यूब बाहर आ गई। इस ट्यूब को पता किसने बनाया? बड़े वाले सेल ने बनाया। आज तक हमें बड़े वाले सेल का कोई काम समझ में नहीं आया था, है ना। बड़े वाला सेल बोल तो नहीं आए, पोलन
पोलन में दो सेल होते हैं, एक बड़े वाला जिसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर है और जो उसमें फ्लोट कर रहा है वो छोटे वाला सेल था। छोटे वाले सेल गमीट बनाते हैं, ये तो हमें पता है, और हमें लगता है कि बड़े वाला सेल बेकार ही है। अब काम सामने आएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। ये बड़े वाला सेल, पोलन ट्यूब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पोलन ट्यूब के बाहर सिर्फ और सिर्फ इंटाइन की लाइनिंग होगी। आप जानते हो एक्साइन यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बड़े वाले सेल की फॉर्मेशन है। कोई कंफर्मेशन, मतलब हमें ऐसे लगता नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज उस बड़े वाले सेल ने बनाई है। कंफर्मेशन, बिल्कुल कंफर्मेशन है। आप एक लेजर बीम से बड़े वाला सेल किल कर दो, पोलन ट्यूब कभी नहीं बनेगी, क्योंकि बनाता ही वो है। अगर आपने इसको किल कर दिया, सो देयर इज नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अच्छा चलो, ये तो हमें काफी चीजें समझ आ गई हैं कि बड़े वाले सेल ने बनाई है, वहां से बाहर आएगी जहां एक्साइन एब्सेंट है, अपनी टिप से ग्रो करेगी, केमिकल की हेल्प से ग्रो करेगी, और लाइनिंग सिर्फ इंटाइन की होती है, एक्साइन की नहीं, क्योंकि जिस जगह से ये बाहर आई है वहां एक्साइन एब्सेंट था। आगे बढ़ते हैं। अगर इसको बड़े वाले सेल ने बनाया है तो ऑटोमेटिकली उसका न्यूक्लियस हमें इसमें दिखाई देगा। इसका मतलब थोड़ी ही देर में आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। चलो मैं एक पोलन ट्यूब को अलग ही कलर दे देती हूँ ताकि आप पहचान पाओ। ये देखो जी, बड़ी हो गई थोड़ी सी। अच्छा, अब जब पोलन ट्यूब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, तो जो यहाँ पे सारा सामान था, कौन था यहाँ पे? यहाँ थे इर्रेगुलर न्यूक्लियस और दो मेल गमीट, वो सब पोलन ट्यूब में गिर जाएंगे। सो पोलन ट्यूब के अंदर सारा सामान आके गिर जाएगा। बिल्कुल आगे की तरफ आपको वो इर्रेगुलर न्यूक्लियस दिखाई देगा, और पीछे की तरफ वो मेल गमीट होंगे। इसका मतलब सारा सामान जो भी था वो पोलन ट्यूब में गिर गया, टिप पे गिर गया। हमें यहाँ पे इर्रेगुलर न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे की तरफ हमें दिखाई देंगे मेल गैमीट्स। तो वो सारा सामान हमें आगे की तरफ दिखाई देगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं पोलन ट्यूब और भी ज्यादा मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, और पोलन ट्यूब जब और भी ज्यादा मैच्योर हो गई है तो इसकी निशानी क्या है? मतलब वो ऑलमोस्ट फुल्ली ग्रो हो गई है। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी है कि थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पे ना कुछ प्लगिंग दिखाई देगी। ये एक मिनट, थोड़ी देर के अंदर आपको यहाँ पे कुछ प्लग्स दिखाई देंगे जो कि कैलोज के प्लग्स होते हैं। हम इन कैलोज प्लग्स को अगर देख पा रहे हैं, इसका मतलब पोलन ट्यूब मैक्सिमम मैच्योर जितना हो सकती थी हो चुकी है। समझ गए हो? पोलन ट्यूब फुल्ली रेडी है, ये मैच्योरिटी की निशानी है। इन प्लग्स ने खाली खोल को, अब ये खाली खोल ही है ना, क्योंकि सारा सामान तो इधर गिर गया, तो कैलोज प्लग इस नॉन फंक्शनल एरिया को आगे के फंक्शनल एरिया से काट देंगे। ये निशानी है कि पोलन ट्यूब फुली ग्रो कर चुकी है और पोलन ट्यूब फर्दर ग्रो करना शुरू कर देगी। ये देखो जी, ठीक है जी। तो मैं समअप करूं, पोलन ट्यूब को बनाया किसने है? बड़े सेल ने। किस चीज की लाइनिंग है? इंटाइन की। कहां से ग्रो करेगी? टिप से। कौन हेल्प करेगा? केमिकल हेल्प करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सारा सामान आके इसकी टिप पे गिर जाता है, और थोड़ा आगे चले तो फिर आप देखोगे कि पीछे का खाली खोल आगे के फंक्शनल एरिया से कट जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्लग्स, जिनका नाम होता है कैलोज प्लग। इसका मतलब पोलन ट्यूब अपने सफर के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, और पोलन ट्यूब यहाँ से अपना सफर स्टार्ट कर देगी। पर बच्चे, स्टाइल अगर खाली है ना, अगर तो स्टाइल अंदर से खोखली है, फिर तो ये मजे से ट्रेवल करेगी। पर मान लो कि स्टाइल अंदर से खोखली नहीं है, फिर सेलों को तोड़ तोड़ के जाना पड़ेगा, और फिर जो टिश्यू गाइडेंस देगा उसका नाम है ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ये ना इस टॉपिक की मैं कुछ कोर लाइंस बताने जा रही हूँ, 2-3, जिसमें अक्सर अगर सुनो नहीं तो डाउट्स होते हैं। ठीक है,
पर तब जब सुनो नहीं। अगर अच्छे से सुना हुआ है फिर आपको एक भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। मैंने बोला कि यहाँ पे तैयारी कस के वो चल पड़ा। शुरू शुरू में पोलन अपना खाना यूज करेगा, ये एम थोड़ी हो जाना फ्री में, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। शुरू शुरू में पोलन अपना खाना यूज करेगा, शुरू शुरू में पोलन जो है अपना लाया हुआ फूड यूज करेगा, बाद में फिर फीमेल पार्ट का फूड यूज करना शुरू कर देगा। और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर इतनी ग्रोथ वगैरह होनी है फिर तो ग्रोथ हार्मोन भी चाहिए। सो पोलन ग्रेन ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ऑक्सिन और सीके। तो यहाँ इस काम के लिए खाना पीना चाहिए, इस काम के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए। पोलन ग्रेन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा और खाना पीना भी यूज करेगा। पर बेचारे के पास कितना का खाना पीना है, सो शुरू में अपना, बाद में फीमेल पार्ट से खाना यूज करेगा। इस सफर पे चल पड़ा। अगर ये ट्यूब खोखली है फिर तो इसके मजे है ना, सड़क बिल्कुल खुली हुई है, ये आराम से पास करता जाएगा। लेकिन बेटे काफी केसेस में ये अंदर से जैम है, मतलब सड़क पे ट्रैफिक जैम लगा है, ये सॉलिड स्टाइल है, फिर तो बेटे हल्के फुल्के सेल जरूर तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो अंदर नहीं जाया जा सकता। सेल तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पौधे का नुकसान हो रहा है, ये जस्ट एक रास्ता बनाया जाएगा और ये गाइडेंस लेके ही पॉसिबल है। जो टिश्यू गाइड करेगा यहाँ पे उसको ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहते हैं, और कर करा के ये अपने यहाँ बेस तक पहुंच जाएगी। तो किसी के दिमाग की घंटी बजी कि इस हिसाब से जितनी लंबी स्टाइल होती है ऑलमोस्ट उतनी लंबी पोलन ट्यूब होती है। बिल्कुल, जितनी लंबी स्टाइल है अप्रोक्सीमेटली पोलन ट्यूब भी उतना ही लंबा होता है। तो हमने तो छल्ली का स्टाइल सबसे लंबा पड़ा हुआ है, वो छल्ली के जो सिल्की थ्रेड्स होते हैं, लंबे लंबी स्टाइल, जो प्लांटी की सबसे लंबी स्टाइल है, तो फिर सबसे लंबा पोलन ट्यूब भी उसी में बनेगा। सो मेज में सबसे लंबा स्टाइल होता है, मेज में ही सबसे लंबी पोलन ट्यूब होती है। चलो जी, यहाँ तक आ गई। अब बेचारी क्या करे, है ना, अब ट्रांसमिटिंग टिश्यू का सहारा छूट गया, अब कोई नया सहारा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो ये वाला अभी ट्रेवल करना बाकी है। सो ओवरी में एक टिश्यू अब ना सिर्फ गाइड करेगा बल्कि नरिश भी करेगा। और जो टिश्यू ओवरी में नरिश करता है, ध्यान से सुनना, जो टिश्यू ओवरी में गाइड और नरिश करेगा हम उस टिश्यू को ऑब्ट्यूरेटर कहेंगे। ये डायग्राम में अक्सर नहीं दिखाया जाता क्योंकि इसको देखना बड़ा मुश्किल होता है। ये टिश्यू या तो बेस से या फिर इस डंडी से अराइज करता है, मतलब ओव्यूल के बेस से अराइज करता है। ये ओवरी का टिश्यू है और ये गाइडेंस और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा पोलन ट्यूब जब यहाँ पे एंटर कर जाएगी। एक काम करें, आगे चलने से पहले ये जो तीनों डायग्राम्स है ना, ये जरा बना लो। लक्षिता, अर्शदीप बना लिया बेटे?
Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और मैं पॉइंट बताती हूँ, दैट वुड बी द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे, और फिर इसके बाद हम इसको रिवाइज करेंगे। ध्यान से सुनना, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन चल रहा है, उसके लैंड करने से उसके ठिकाने तक पहुंचते पहुंचते जो भी सफर तय होगा वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी। पॉलन आके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है जी, फिर करते कराते आपने देखा स्टाइल से पास होता होता वो ओवरी में आ गया। मैंने यहाँ खत्म किया था कि स्टाइल के बेस पे पहुंच गया, अब ओवरी में आ गया। अब ओवरी में भी गाइडेंस चाहिए, ओवरी में भी नरिशमेंट चाहिए। सो एक टिश्यू है जो ओवरी में गाइड और नरिश करेगा, टिश्यू का नाम है ऑब्ट्यूरेटर। ये ओव्यूल के बेस से या ओव्यूल की डंडी से अराइज करता है और इस टिश्यू को बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है जी, चलो मिली बेचारे को गाइडेंस मिली, नरिशमेंट मिली, और ये देखो ओव्यूल के पास पहुंच गया। Now look at this, बिल्कुल पेन ना चले किसी का, ये पहुंच गया, देखो ओव्यूल के पास पहुंच गया। अब बड़ा आसान तरीका है, माइक्रोपाइल से एंटर करे और एग के पास पहुंच के उसको फर्टिलाइज कर दे, है ना। ये सबसे कॉमन होता है माइक्रोपाइल से। ये देखो मैं यहां से दिखाती हूँ, ये देखो माइक्रोपाइल से एंटर करे और फिर माइक्रोपाइल से एंटर करता करता एग से एंटर करते करते एम्ब्रियो सैक में आ जाए। हो गई सारी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म, है ना। ये सबसे कॉमन होता है, बोलते हैं पोरोगेमी, एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज लिली। लेकिन बच्चे कभी कभी एंट्री फ्रंट डोर की बजाय बैक डोर से होती है। चलाजा से भी पॉलन ट्यूब एंटर कर सकती है, इसको बोलते हैं चलाजोगेमी। और अगर कहीं बीच से एंटर करती है तो मीजोगेमी। बात सुनिए आपने मेरी, अगर पोर से एंटर, माइक्रोपाइल इज द पोर, गॉट इट, इधर से एंटर करेगी पोरोगेमी, ठीक है, बैक डोर से एंटर करेगी चलाजोगेमी, बीच में कहीं एंटर करेगी मीजोगेमी। पर आप जो बहुत आराम से तसल्ली से देख रहे हैं उन्होंने एक चीज नोटिस कर ली होनी है कि ओव्यूल में जिधर मर्जी से एंटर करे, फ्रंट के डोर से, बैक के डोर से, बीच में कहीं, लेकिन आपने देखा एम्ब्रियो सैक में एक ही जगह से एंट्री मिल सकती है, वो है एग वाली साइड से, है ना। यहाँ तो सीधा सीधा अंदर, और यहाँ देखो क्या ये यहाँ से एंट्री लेके ऐसे अंदर चला गया, आपको पता है घूम के एग की तरफ से आना पड़ा। यहाँ भी इसको घूम के, ऐसे सीधा नहीं गया, घूम के एग की तरफ आना पड़ा। पहले मैं आपको बता दूं, पोर से एंट्री करना पोरोगेमी होती है, चलाजा से एंट्री करना चलाजोगेमी होती है, और बीच से कहीं एंटर करना, इंटेगुमेंट से एंटर करना मीजोगेमी होती है। ये सबसे कॉमन है लिली में, ये आपको देखने को मिलेगा कैजुराइना और जुगुलान्स में, और ये देखने को मिलेगा कुकुरबिटा और पॉपुलस में। और अब आप लोग मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि ओव्यूल में एंट्री फ्रंट डोर से, बैक डोर से, बीच में से हो सकती है, पर हमने पढ़ा एम्ब्रियो सैक में एंट्री एक ही तरफ से हो सकती है, एग वाली तरफ से। आपको मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों, एग में एग की तरफ से एंट्री क्यों पॉसिबल है और कहीं से क्यों नहीं हो सकती। वेट, एक शाबाश, मीरा आप बताओ बच्चे। मैम क्योंकि वो वहाँ पे वो कौन से सेल के सिनर्जीज होते हैं तो वो उसको डायरेक्ट करेंगे अपने तरफ फिलीफॉर्म की तरफ से। ओके मनन आप बताओ बच्चे। मैम क्योंकि अपोजिट साइड पे सिनर्जिड सेल्स होते हैं। शाबाश। सो मेरे ख्याल से जो आराम से सुन रहे हैं उनको बड़े अच्छे से इस चीज का आंसर पता है कि यहाँ एंट्री एग से क्यों हो सकती है, क्योंकि एग के पास ही सनर्जिड है, और आपको पता है आगे का सारा काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है विद द हेल्प ऑफ सनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये हमारी आज की स्लाइड है, मैं आपको एक बार सारा दिखा देती हूँ दोबारा, किसी का कुछ रह गया तो नोट कर लो। ठीक है, गिव मी वन।
चलो ध्यान से एक बार तसल्ली से दोबारा सुन लो। पहले ना अपने दिमाग में सनर्जिड की एक पिक्चर लेके आओ, सनर्जिड की पिक्चर। वेट करो। हाँ जी बच्चे, सनर्जिड की पिक्चर अपने दिमाग में लेके आनी है। दो सनर्जिड होते हैं, एक पार्टिसिपेट करेगा। जो पार्टिसिपेट करेगा हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो पहले ही थोड़ा थोड़ा डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये उसकी एक स्ट्रैटेजी है ताकि वो ज्यादा केमिकल रिलीज कर सके और अपना काम अच्छे से कर सके। याद रखना वो टूटा नहीं है, दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डीजनरेशन। जिसने कुछ ऐसा डीजनरेशन नहीं दिखाया इसका मतलब वो सनर्जिड काम नहीं करने वाला। सनर्जिड में ऊपर की तरफ फिलीफॉर्म अपरेटस, फिर आगे न्यूक्लियस और चलाजा की तरफ वैक्यूल होता है। एक लेटरल हुक भी है पर उसका फंक्शन हमें नहीं पता। फिलीफॉर्म अपरेटस की मदद से पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट और गाइड किया जाएगा। पॉलन ट्यूब अंदर आ जाएगी, अंदर आते हुए जोर से झटका मारेगी पर सनर्जिड उस सारे शॉक को एब्जॉर्ब करेगा और फिर पॉलन ट्यूब अंदर आते ही फट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब सनर्जिड के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, गाइड करना, एंटर करवाना, झटके को बर्दाश्त करना और फिर उसको फटने की जगह देना। जैसे ही पॉलन ट्यूब फटेगी ये सनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। मोर ओवर सनर्जिड को बाहर से फूड की सप्लाई करते हुए भी अंदर देखा गया है। ये रोल हालांकि एंटीबॉडीज को भी असाइन किया जाता है लेकिन वहां कंफर्म्ड नहीं है। इसका पक्का है कि न्यूसेलस से पकड़ पकड़ के अंदर खाना देगा। एग का दूसरा नाम ऊसफेयर भी होता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दो मेल गमीट रिलीज हुए एक एग से पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। जो एग से फ्यूज करेगा वो असली फर्टिलाइजेशन है, जो पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा वो नकली फर्टिलाइजेशन है। हम इन दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जो एनजीओ का यूनिक इवेंट माना जाता है। ठीक है जी, डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक जाइगोट बनेगा, एक पैक बनेगा। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा और पैक आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। चलो एक चीज बताती हूँ आपको, ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? मतलब एनजीओ करते हैं और हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं इसको भी, एनजीओ करते हैं, बड़े यूनिक इवेंट है, कुछ तो खासियत होगी इसमें। खासियत है यहाँ कभी खाना वेस्ट नहीं जाता क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होती है, साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजेशन होती है। सो अगर फूड बना है तो पक्की बात है कि ये बना है ना। अगर फूड बना है तो फूड को खाने वाला भी जरूर वहां पे होगा। एंडोस्पर्म है तो एम्ब्रियो पक्का वहां पे होगा क्योंकि दोनों की फॉर्मेशन तो यहाँ इकट्ठे ही हुई थी। सो यहाँ अगर खाना है तो खाने को खाने वाला भी साथ में है, इसकी गारंटी है। जबकि जिम्नो में ऐसा नहीं होता, वो पहले ही खाना बना के रख लेते हैं और कभी कभी एम्ब्रियो बाद में बनता नहीं तो सारा खाना वेस्ट। हमने खाना बना के रख लिया, गेस्ट आया नहीं, सारा खाना वेस्ट हो गया। ये जिम्नो में होता है। यहाँ अगर खाना बना है तो गेस्ट भी जरूर होगा उसको खाने वाला, बिकॉज बोथ आर फॉर्म्ड बाय द सेम प्रोसेस नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, सो वेस्टेज नहीं होती है। बाकी बहुत सिंपल है, इसको गिग्नार्ड और नवास्टिन ने डिस्कवर किया था लीलियम और फ्रिटिलेरिया नाम के पौधों में। और अच्छी बात है कि बाय दैट टाइम असली वाली फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी, तो ये उनको पहले से पता था जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये स्ट्रॉसबर्गर ने पहले से ढूंढा हुआ था। अनदर पॉइंट, ये असली फर्टिलाइजेशन है, ये नकली फर्टिलाइजेशन है। हम इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, सूडो फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है। और आज के बाद कोई नहीं भूलेगा कि एम्ब्रियो की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होती है। डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, ऑल दोस इवेंट, पॉलन का गिरना till the end, all those events are called pollen pistil interaction। बच्चे इसकी ना 2 डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो। एक जगह एनसीईआरटी कहती है यहां से लेके इसका ओव्यूल तक जाना वो पीपीआई है, और एक बार वो समरी में लिखती है यहां से एम्ब्रियो सैक तक जाना पीपीआई है। मतलब एक में वो लिखती है कि यहां तक पीपीआई है
और एक में वो कहती है यहाँ तक पीपीआई है, दोनों ही डेफिनेशंस हैं। वैसे बोलूं तो एंड तक पहुंचना पीपीआई है। और अगर मैं आपको आज ये बोलूं कि पीपीआई एक डायनामिक प्रोसेस होता है, यानी प्लांट टू प्लांट थोड़ा बहुत चेंज करेगा, तो सारे रिलेट कर सकते हैं। वो तो हमने पढ़ाई है कि हर प्लांट में एग्जैक्टली सेम नहीं होता है ना, किसी में पॉलन 2 सेल्ड स्टेज में गिर रहा है, किसी में 3 में गिर रहा है, किसी की स्टाइल खोखली है, किसी की सॉलिड है, तो वो वेरिएशन तो हमने साथ साथ ही देखी है। सो ये डायनामिक प्रोसेस है और ये प्लांट टू प्लांट चेंज करेगा। शुरू करते हैं। पॉलन गिरा, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स की हेल्प से इनको मैच कराया जाएगा। मान लो मैच हो गई, पॉलन एक्सेप्ट हो जाएगा। पॉलन राइट टाइप का है। अगर वो 3 सेल्ड स्टेज पे था तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं था तो फिर वो इमीडिएटली स्टिग्मा के ऊपर ग्रो करते करते 3 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा। उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी, पॉलन ट्यूब बन जाएगी। और कोई ना भूले कि पॉलन ट्यूब किससे बनती है, बड़े वाले सेल से, वेजिटेटिव सेल से। अगर आप उसको लेजर बीम से किल कर दोगे तो पॉलन ट्यूब कभी नहीं बन पाती। ये कंफर्मेशन है कि उसी ने पॉलन ट्यूब को बनाया है। लाइनिंग सिर्फ इंटाइन की होती है क्योंकि एग्जाइन तो इस जगह पे एब्सेंट है, और फिर ये सारा सामान पॉलन ट्यूब के अंदर गिर जाएगा। याद रखना ये अपने टिप से ग्रो करती है और केमिकल की हेल्प से, वो मैं बताऊंगी आपको केमिकल कौन से हैं। ठीक है जी, चलो गिर गया सारा सामान आगे की तरफ, पीछे खाली खोल हो गया, और फिर खाली खोल को यानी कि नॉन फंक्शनल एरिया को आगे के फंक्शनल एरिया से काट दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्लग्स जिनका नाम है कैलोज प्लग। ठीक है जी, सो ये हमारे पास एक मैच्योर पॉलन ट्यूब है और ये काम करने के लिए तैयार है। ये ट्रेवल करना शुरू कर देगी। अगर ये स्टाइल खोखली है तो वेल एंड गुड, अगर ये सॉलिड है तो थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा सेल्स को, और इसके लिए जो गाइडेंस देता है वो स्टाइल का ही एक टिश्यू होता है जिसका नाम है ट्रांसमिटिंग टिश्यू, और करते कराते ये बेस तक पहुंच जाएगी। कोई भी बता सकता है कि फिर इस हिसाब से जितनी लंबी स्टाइल है उतनी लंबी पॉलन ट्यूब होगी। यस, तो छल्ली का स्टाइल सबसे लंबा होता है तो उसी की पॉलन ट्यूब सबसे लंबी होती है। यहां पहुंचते ही एक टिश्यू और गाइड करेगा, नरिश भी करेगा, नाम है ऑब्ट्यूरेटर, जिसको एक्चुअली डायग्राम में दिखाते नहीं है, बहुत अंदर जाके स्ट्रक्चर होती है वो, और वो यहाँ से अराइज करती है या बेस से या डंडी से। इस टिश्यू का नाम है ऑब्ट्यूरेटर। तो जो ओवरी में गाइड करता है, नरिश करता है, वो ऑब्ट्यूरेटर है। चलो जी, ओव्यूल तक पहुंच गई। अब कहते ओव्यूल के मुंह से एंटर करेगी कि बैक डोर से एंट्री लेगी कि बीच में से एंट्री लेगी। अगर तो मुंह से एंट्री ले रही है तो वो बहुत कॉमन है, पोरोगैमी। अगर बैक डोर से एंट्री लेगी, चलाजोगैमी। अगर बीच में कहीं एंट्री ले रही है तो मीजोगैमी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन पुत्र जी ओव्यूल में जिधर मर्जी से एंट्री ले, मुंह से ले, इसके पीछे वाले डोर से ले, बीच में से ले, एम्ब्रियो सैक में एंट्री एक ही जगह से दिलवाई जा सकती है, एग वाली साइड से, क्योंकि सनर्जिड कहाँ पड़े होते हैं, एग वाली साइड से। पोरोगैमी इज वेरी कॉमन, वन ऑफ द एग्जांपल इज लिली। चलाजोगैमी आपको कैजुराइना और जुगलान्स में देखने को मिलेगा, और ये जो मीजोगैमी है ये कुकरबिट और पॉपुलर में। अब अगर किसी का लास्ट वाला डायग्राम रह गया तो आप लोग बना सकते हो, एंड दैट्स ऑल। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम कैलोस प्लग वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो प्लीज। कैलोस प्लग पुत्र जी, ये देखो ये बने पड़े हैं ना, ये बने। ठीक है, कब बनेंगे, जब पॉलन ट्यूब मैच्योर हो जाएगी। और इस प्लग की पोजीशन देखो, ये क्यों बने हैं, क्योंकि इन्होंने फंक्शनल एरिया को नॉन फंक्शनल एरिया से काट दिया है ना। ये खाली खोल है, ये काम की चीज है, तो दोनों के बीच में एक पार्टीशन बना दी जाती है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। बस इन्हीं को प्लग्स कहते हैं, कैलोस प्लग्स बोलते हैं। थैंक यू मैम। मैम मैम और मुस्कान दो हैंड रेज्ड हैं, बोलो। मैम हाँ जी बोलो बोलो बच्चे। मैम जो आपने कहा जो हमारे पास पॉलन ट्यूब होती है वो जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होता है वहां पे होती है मैम, तो जैसे डाइकॉट्स में 3 जॉन पोर्स होते हैं तो एक ही से निकलेगी, बाकी वेस्ट है। पॉलन ट्यूब एक ही जगह से निकलती है। वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो अक्सर दिमाग में आता है कि वहां तो हमने 3 पोर पढ़े थे, तो क्या 3 पॉलन ट्यूब निकलेंगी? नहीं, एक से ही निकलेगी, और वो रैंडमली कोई भी पोर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बच्चे? लक्षिता। हाँ बच्चे। मैम जो गाइडिंग टिश्यू होते हैं वो होते तो मतलब फीमेल पार्ट के ही है ना दोनों? कौन से?
जो आपने गाइडिंग टिश्यू बताए, एक तो हमारे पास बोलो गाइडिंग ऑब्स्ट्रक्टर दोनों, और ये दोनों गाइडिंग टिश्यू। यस मैम। ये स्टाइल का है, ये ओवरी का है, दोनों फीमेल पार्ट के। स्टाइल ओके मैम। ये ओवरी का है, ठीक है। बाकी पढ़ के आओ जो करंट लेक्चर है, जो पुराना लेक्चर है उसमें से प्रेफरेबली अगर कोई डाउट है तो पूछो, ये पढ़ना पहले आप लोग। ध्रुव आप बोलो बच्चे। मैम प्लीज वो वाली स्लाइड दिखा दो। ओके ध्रुव आपका क्वेश्चन क्या है? मैम इंटेगुमेंट में से पोलन ट्यूब अराइज होगी, उसके बीच में चलाजोगेमी अराइज होगी मतलब मैम चलाजोगेमी और मीजोगेमी में इंटेगुमेंट के बीच में से निकल के जाएगी पोलन ट्यूब। बिल्कुल क्रॉस करके अंदर चली जाएगी वो। पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट को बड़े आराम से क्रॉस कर सकती है, इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, बिल्कुल क्रॉस करेगी, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। अगर ये चलाजा को तोड़ के अंदर जा सकती है तो ये इंटेगुमेंट को भी तोड़ के अंदर जा सकती है। और ये कितनी शक्तिशाली है वो तो आपने देख ही लिया, स्टाइल भी तो तोड़ के अंदर गई थी ये, है ना। तो इसके पास ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, खैर इतनी डिटेल में नहीं जाते हम। इसके पास एंजाइम है जिसके हेल्प से ये ब्रेकेज करके अंदर जा सकती है। लास्ट स्लाइड जो देखना चाहते हैं, दिस इज द लास्ट स्लाइड, दैट्स ऑल। बाकी अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने कहा था आरपीएस असाइनमेंट में है, प्लीज उनको ट्राई करके आना और परसों फिर हम उनको करते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड देख लो, किसी की रह गई है तो।